हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को लेकर के है। इस रिपोर्ट में कुछ डाटा सामने आए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस आर्टिकल में सबसे पहले तो ये बता रखा है कि जो फार्म वर्कर्स हैं, जो फार्म लेबरर्स हैं, उनमें 2020 ईयर में 18% तक सुसाइड जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें लैंड ओनिंग फार्मर्स से, तो उनमें इस तरीके की जो भी डेथ होती थी सुसाइड की वजह से, उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। लैंड ओनिंग फार्मर्स मतलब जिनके पास में खुद की ज़मीन है, मतलब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव चलाए हैं, जैसे पीएम किसान स्कीम चलाए हैं और भी बहुत सारी स्कीम है, जैसे जो फार्मर्स हैं उनकी अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से अगर उनकी क्रॉप को इफेक्ट होता है तो गवर्नमेंट उसका रीपे करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जिसमें जो फार्मर्स हैं उनको अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसके थ्रू वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी वजह से माना जा सकता है कि जो डेथ है, जो सुसाइड है, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। लेकिन जो फार्म वर्कर्स हैं उनमें सुसाइड इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर ये रिपोर्ट दे रखी है। वैसे अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम की अगर हम बात करें तो कोई भी जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिली, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने को मिली थी। मतलब वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए थे। वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए। इसका मेन कारण आप हेल्दी मानसून को भी मान सकते हो। इसके अलावा एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग ए लॉकडाउन दैट क्रिपल्ड अदर सेक्टर्स, मतलब अदर सेक्टर में जैसे टूरिज्म सेक्टर आप मान लो, टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ कोविड-19 की वजह से, क्योंकि सब कुछ जो है वो बंद कर दिया गया था। अगर हम कंपैरिजन करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो बहुत सारे लेबरर ऐसे हैं जो सिटी में वर्क करते थे, लेकिन वो भी अपनी लैंड एरिया की तरफ वापस, अपने गाँव की तरफ, विलेजेस की तरफ वापस लौट आए थे, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मनरेगा एक्ट को लेकर के यहाँ पर आर्टिकल है कि मनरेगा एक्ट के थ्रू जो भी पैसा दिया जाता है सेंटर के थ्रू स्टेट्स को, वो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो फंड की काफ़ी ज़्यादा कमी है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर फंड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर जितना फंड अवेलेबल करवाया गया था इस साल के लिए, वो सारा का सारा कंज्यूम हो चुका है। अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में मनरेगा एक्ट के लिए ज़्यादा पैसा बढ़ा करके इन्वेस्ट किया गया था। इस टाइम बजट में ज़्यादा उसके लिए घोषणा की गई थी। देखो, आपको एक बात क्लियर करनी है, और वो बात ये है कि मनरेगा एक्ट क्या है। आपको भी पता है कि गांव में, रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं उनको गारंटी दी जाती है इसमें कि आपको रोजगार दिया ही जाएगा। इसमें जो भी लोग होते हैं उनको अपने ग्राम पंचायत के अंदर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर उनको जॉब कार्ड दिया जाता है, और इसमें जितने भी लोगों को, मान लो एक ग्राम पंचायत में 100 लोगों को जॉब दी जानी है, जिसमें 1/3 जो है वो वीमेन होंगी ही होंगी, मतलब ये नेसेसरी कर रखा है। अब मनरेगा एक्ट के तहत जो भी पैसा आता है उसमें 60:40 का रहता है। मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करेगी। अब इसमें अगर हम देखें 60:40 आप मान सकते हो कि मनरेगा एक्ट के थ्रू जो भी डेली वेजेस दिए जाएंगे, मतलब जो पैसा दिया जाएगा, जो मनी दिया जाएगा मनरेगा एक्ट के तहत जो लेबरर्स हैं उनको, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और जो यहाँ पर मटेरियल लगता है, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जो मटेरियल लग रहा है उसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% देती है स्टेट। अगर हम दोनों का कंक्लूजन निकाल करके देखें तो 90:10 का आता है सामने। ओके, अब मनरेगा एक्ट में ये एक बात ये है कि मान लो आपको 15 डेज़ में बोला जाता है कि आपने जॉब कार्ड बनवाया, उसमें 15 डेज़ के अंदर आपको जॉब दी जाएगी। मान लो 15 डेज़ में जॉब ना दी गई तो जो भी बेरोजगारी, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, ये आपको ध्यान में रखना है, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पे किया जाता है। ओके, ये मनरेगा के अंडर जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। 2005 के टाइम ये आया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये तो पता होगा ही कि क्यों
भाई गांव में जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उनके पास में अदर जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी वो काफ़ी कम है, ताकि लोगों को जो एग्रीकल्चर के अलावा और भी उनको ऐसे ऑप्शन दिए जाएं जिसमें वो कमा सकें, जिसमें उनके पास पैसा आए। इसी के लिए मनरेगा एक्ट आया था कि रूरल एरियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी गारंटी प्रोवाइड करवाई जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, फार्मर प्रोटेस्ट काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है और इसी को लेकर के जो भी दिल्ली की बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं उनको ब्लॉक किया गया था। ब्लॉक करके इस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे, अब उनको रिमूव किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई हमने तो बैन लगा दिया कि टॉक्सिक क्रैकर्स जो है उनको यूज़ नहीं करना है, ना ही फेस्टिवल के टाइम और ना ही अगर आप वेडिंग टाइम अगर देखो तो इस तरीके के जो क्रैकर्स हैं उनको बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। यूज़ करने से क्या होता है सभी को पता है कि ये जो क्रैकर्स होते हैं इनमें हैवी टॉक्सिन होते हैं और हैवी टॉक्सिन होने की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होता है। अब देखो जब क्लाइमेट इफेक्ट होगा तो उसके रिजल्ट तो बहुत गंदे आएंगे, सभी लोगों के जो हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप क्रैकर्स जलाओ, उसका इफेक्ट दूसरा क्यों झेले, आप झेलो। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो टॉप ऑफिशियल्स है ना वो इसके लिए लायबल होंगे कि टॉक्सिक क्रैकर्स को अगर बेचा जा रहा है और अगर कोई इंसिडेंट सामने आता है तो टॉप ऑफिशियल्स को इसके लिए लायबिलिटी दी गई है कि आपकी जिम्मेदारी है ये सब कुछ बैन करवाना और ये सब कुछ ऊपर ध्यान में रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर देखो एक बात बताई गई है। The order came on a plea represented by senior advocate Gopal Shankar Narayan that manufacturers was blatantly flouting the court's ban on using toxic chemicals such as barium salt in firecrackers। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, बहुत सारे ऐसे कम से कम कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनके नाम दिए थे कि भाई इनका यूज़ नहीं कर सकते, फिर भी इनका यूज़ किया जा रहा है। अभी हमने देखा कि तमिलनाडु में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसके लिए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बोला तो वहाँ पर विरोध भी हुआ। बोली यहाँ पे जो लोग वर्क करते हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको आप ट्रांसफ़र कैसे करोगे। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई ग्रीन फायर क्रैकर्स के ऊपर ट्रांसफ़र करो खुद को। अरे भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, आप सपोर्ट कीजिए, सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए सपोर्ट करे। इतने लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, उनको अगर चेंज करना है तो चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिएगा, और अगर वो पैसा अपने इंडस्ट्री में लगाएंगे तो वहाँ पर जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनको वेजेस नहीं मिलेंगे। अब वेजेस नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। ओके, तो इस तरीके का जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। जैसे हमने अगर हम देखें कि हमने एनर्जी के ऊपर ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया, एनर्जी के ऊपर ट्रांसफ़र मतलब जो प्रेजेंट टाइम में एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें चेंज करना था ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। तो गवर्नमेंट ने जब इनिशिएटिव स्टार्ट किया ना, जैसे कुसुम योजना स्टार्ट किया, ओके, इस तरीके की स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट ने अपना इंटरफेयर स्टार्ट किया तभी जाकर के इसमें रिजल्ट सामने आया है। ऐसे नहीं है कि बोल दिया जाता कि हाँ पीपल अपने इस तार पे लगा लो, गवर्नमेंट अगर उसमें कोई ग्रांट नहीं देती तो इस तरीके के रिजल्ट सामने ही नहीं आते। कि जो हम टारगेट ले रहे हैं ना बदल बदल करके, कि पहले हमने 175 गीगावाट लिया था 2022 तक और हमने टारगेट ले लिया है 450 गीगावाट 2030 तक, ये टारगेट अचीव हो ही नहीं पाते। इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प की, लोगों को ग्रांट दी, लोगों को उसका बेहतरीन पॉजिटिव पॉइंट समझाया। तो ये फायर क्रैकर्स जो प्रॉब्लम है इनका भी अगर पॉजिटिव पॉइंट समझा जाए और उनको अगर ट्रांसफॉर्म किया जाए तो इसका रिजल्ट भी शानदार आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ देखो भाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को बोल दिया है कि भाई आपके यहाँ पर जो भी ट्वीट होता है, जो भी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हैं हिंदू डीटी के ऊपर, उनको आप रिमूव कीजिए। आप किसी की भी जो सेंटीमेंट्स है ना उनको आप हर्ट नहीं कर सकते। ये इस तरीके की जो भी ये पिटीशन डाली गई है वो पहले वहाँ के जो ग्रीवेंस ऑफिसर है, सोशल मीडिया के ऊपर एक तरीके से रेगुलेशन लगा दिया गया है ना, नए एक्ट आपको पता होंगे, उन नए एक्ट के थ्रू क्या बोला गया है कि जो भी सोशल मीडिया है उनको अपने यहाँ पर ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किए जाने होंगे और मंथली के मंथली बेसिस के ऊपर जो अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करवानी होगी कि देखो भाई इतनी केसेज हमारे पास आए, हमने लोगों की ग्रीवेंस को इस तरीके से सॉल्व किया और ये चीज़ें सामने आई। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 3 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है राजा रवि वर्मा को लेकर की। इसमें देखो दीपावली के ऊपर राजा रवि वर्मा, आपको भी पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमें पिक्चर देखते हैं जो भी भगवान की,
गॉड की गोडेस की जो भी हम पिक्चर देखते हैं वो राजा रवि वर्मा की ही देन है। उन्होंने पहले पेंटिंग बनाई, फिर प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश किया और फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने अवेलेबल करवाई। तो इसीलिए दीपावली के टाइम राजा रवि वर्मा की जो भी मास्टरपीस हैं उनको लेकर के एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। और इसमें इंस्पायर्ड बाय हर मदर रूपिका चावला, noted art conservator and author of the acclaimed book Raja Ravi Verma, painter of colonial India, Delhi-based creative designer Mrinalini Chawla is holding an exhibition showcasing a collection of original Raja Ravi Verma oleographs. Okay? तो ये सारी चीज़ें वो दिखाएंगी। इस तरीके की एग्जीबिशन लग रही है दिल्ली में। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा हम राजा रवि वर्मा के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। बेसिक फैक्ट्स में अगर हम देखें तो ये जो राजा रवि वर्मा है इनका जन्म हुआ था त्रावणकोर केरला में। एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में इनका जन्म हो गया था। और अगर हम शुरुआत में अगर हम बात करें 14 एज के थे, उसी समय इनको भेज दिया गया था एक रॉयल पेंटर जिनका नाम है रामा स्वामी। उसके पास में इनको भेज दिया कि भाई वाटर कलर को लेकर के इनको एक आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। ये जो राजा रवि वर्मा है इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। ओके, तो ये थोड़ा सा कि केरला से बिलोंग करते थे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से, यहाँ देखिए। हाँ, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब हमारा जो आधार कार्ड होता है उसको लेकर के अब डाटा प्रोटेक्शन लॉ आने वाला है, बिल आने वाला है। और ये आपको पता होना चाहिए कि इस कमेटी को, ये जो कमेटी है वो हेडेड की गई है BN श्री कृष्णा। ठीक है, इसमें एक्सपर्ट्स हैं और हेड हैं BN श्री कृष्णा। ये जो कमेटी है वो डाटा प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर डिस्कस करेगी, अपने कुछ इनिशिएटिव लेकर के आएगी। और इसी में ये डिस्कस किया जा रहा था कि भाई जो आधार कार्ड है UIDAI है उसको भी इसमें शामिल किया जाए या फिर नहीं किया जाए। तो जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उसमें एग्जम्पशन करने की बात की गई है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमें भी पता है, पहले G20 की मीटिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे इटली में, उसके बाद में वो पार्टिसिपेशन करेंगे जो ग्लासगो में मीटिंग होगी COP26 में। इसी में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने EU के जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन किया। पॉइंट्स क्या क्या रहे? कोविड-19, ट्रेड, सिक्योरिटी रिलेशन। सिक्योरिटी में उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर के अच्छे से डिस्कस किया कि किस तरीके से अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वहाँ के लोगों के जो राइट्स हैं वो भी सेव हो सके और अदर कंट्रीज़ को भी कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा इसमें डिस्कशन किया गया एनर्जी को लेकर के। जो EU के टॉप ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक बात बोली कि जो इंडिया है वो एक मेजर रोल प्ले कर सकता है प्रेजेंट टाइम में जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं और उसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र होने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो हरदीप सिंह पुरी, आपको पता है हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैं। उन्होंने कुछ प्राइज़ दिए हैं जिसमें सूरत ने ऐसी सिटी का प्राइज़ जीता है जो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर रहता है। वाइल कोची वाज जज द सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाय द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है जनरल नॉलेज के लिए कि भाई जो सूरत है वहाँ पर बेस्ट अवेलेबिलिटी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। नेक्स्ट न्यूज पेज नंबर 10 से। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए, नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पेज से। एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ताइवान को और US के जो रिलेशन हैं उनको लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि US जो है वो ताइवान के साथ में अपने रिलेशन डीपन करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर कॉपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, इन सब के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, एक दूसरे के जो रिलेशन है उनको मेंटेन किया जाएगा। अब ताइवान में अगर US आकर के इन्वेस्ट करता है तो ये तो चाइना के लिए तो कंसर्न है। यहाँ पर देखिए ये चाइना है मेनलैंड और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है ताइवान। चाइना बोलता है कि हमारे अंडर आता है, ताइवान बोलता है कि नहीं नहीं हम तो इंडिपेंडेंट है, हम तो खुद का रूल खुद चलाते हैं।
तो यहाँ पर यूएस इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यूएस चाहता है कि चाइना को चारों तरफ से काउंटर किया जाए, इसमें चाहे उसको किसी भी कंट्री का साथ लेना पड़े। अभी एक ओकस जो ग्रुप बनाया गया है AUKUS, जिसमें UK, US एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से डिफेंडर के रूप में तैयार किया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसमें हम स्ट्रांगली अपने आप को इन्वेस्ट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मिस्टर बाइडेन जो है वो फ्रांसिस पोप से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बाइडेन हेल्स पोप एज ए वॉरियर ऑफ पीस। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक, इशू ऑफ रिफ्यूजी, इन सब के ऊपर दोनों ने डिस्कशन किया। और कि ये बहुत सारी पॉइंट्स हैं ग्लोबली लेवल पर, ये डिस्कशन होना चाहिए, इनका रिजल्ट निकल करके आना चाहिए। यूएस और इंडिया ने तालिबान को बोल दिया है कि भाई एंश्योर करो कि अफगान की जो सोइल है उसको आप टेरर के लिए यूज़ नहीं करोगे। ओके, और जब आप एश्योर कर दोगे तो आपको यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी करवाएंगे, पैसा देंगे, आपके यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हम हेल्प करेंगे, लेकिन गारंटी होनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर WHO के हेड को लेकर के, टेड्रोस अधेनोम गेब्रियसियस, ये आपने नाम सुना होगा और कोविड के दौरान तो काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा। तो ये जो है टेड्रोस सेट टू कंटिन्यू एज WHO चीफ, इनकी जो टर्म है वो कंप्लीट होने वाली है और ये दोबारा से इसको रेगुलेट करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, भाई यहाँ पर चाइना और श्रीलंका के रिलेशन हम काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे थे कि दोनों के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसा एक्सपोर्ट किया गया और उससे चाइना का जो भी एक तरीके से बिजनेस है वो इफेक्ट हुआ, जिसके लिए फर्टिलाइजर्स को लेकर के चाइना ने श्रीलंका के एक बैंक को क्या कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ओके, चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है श्रीलंका में, पैसे दे रखे हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओके, और इस तरीके की जो स्ट्रेटजी है ना वो चाइना रेगुलर अपना रहा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।